तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, चौक का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए कि चौक का उच्चारण स्थान क्या है। तो चौक का उच्चारण स्थान तालु है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। बताइए कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। यौर लव को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अंतस्थ व्यंजन। लौ जो हो जाएगा हमारा, वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन। आप लोग याद रखिएगा कि यौर और लव को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, कि त्र क्या है। बताइए कि त्र कौन सा व्यंजन है। तो त्र जो है वह संयुक्त व्यंजन है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को पहले से पता होगा तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। बताइए कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। आप लोग जल्दी से बताइए कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो प फ ब भ, प फ ब भ, यानी भ का जो उच्चारण स्थान है वह ओट्स है। क्या है, ओट्स है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, आपके होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, कि लौ कौन व्यंजन है। बताइए कि लौ जो है वह कौन व्यंजन है। तो लौ जो है, अभी जस्ट आप लोग को पहले बताए हैं कि लौ जो है वह अंतस्थ व्यंजन है, यानी या य आ जाए, या र आ जाए, या ल आ जाए, या व आ जाए, ये चारों के चारों जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। तो लौ हमारा कौन सा व्यंजन होगा, तो अंतस्थ व्यंजन होगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, कि किसकी अंतिम ध्वनि शब्द होती है। बताइए कि किसकी अंतिम ध्वनि शब्द होती है। तो मुक्ताक्षर की। किसकी, तो मुक्ताक्षर की। आप लोग याद रखिएगा कि किसकी अंतिम ध्वनि शब्द होती है, तो मुक्ताक्षर की। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, कि निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है। बताइए कि विस्मयादि बोधक चिन्ह इनमें से कौन है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाला होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है। बताइए कि विशेष वस्तु और भाव या जीव के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। बताइए कि जिन संज्ञा से एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। तो जो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर लड़का की बात करें तो वहां सिर्फ लड़का होगा, अगर लड़की की बात करें तो वहां सिर्फ लड़की होगा। तो उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। बताइए कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। बताइए कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ 50 हाथी यानी संख्या का बात हो रहा है, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। यह क्या है, तो संख्यावाचक विशेषण है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13,
कि परिवार शब्द का विशेषण क्या है। बताइए कि परिवार शब्द का विशेषण क्या है। तो परिवार शब्द का विशेषण है पारिवारिक, है ना। परिवार शब्द का विशेषण क्या है, तो पारिवारिक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि कारक के कितने भेद है। बताइए कि कारक के कितने भेद है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। क्या कह रहा है कि लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, यानी आप लोग पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, यहाँ चोर को है यानी को, चोर को, तो कर्ता ने कर्म को, यानी यहाँ पर क्या है, तो कर्म कारक है ना, कर्म कारक है। लोगों ने चोर को यानी कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक है, इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि श्याम कलम से लिखता है। यहाँ पर से है, क्या है, से है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, यानी ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए कि श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है। बताइए कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आज्ञा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप भगवती होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। बताइए कि भगवान का स्त्रीलिंग क्या है। तो भगवान का स्त्रीलिंग जो है वह भगवती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है। तो यह जो बात है वह भविष्य की बात हो रही है, यहाँ जो है वह भविष्य की बात हो रही है, यानी सत्यवान जो है वह 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, यहाँ भविष्य की बात हो रही है, तो इसे हम भविष्य काल कहेंगे, इसे हम भविष्य काल कहेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ ऑप्शन बी होगा और यहाँ ऑप्शन सी होगा, यहाँ मिस हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि वह खा चुका था, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। तो वह खा चुका था यानी बीता हुआ बात है, और बीता हुआ बात को हम लोग भूतकाल कहते हैं, है ना। जो बीत गया उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल, और जो अभी हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और जो होने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। वह खा चुका था यानी बीता हुआ बात है, तो भूतकाल कहेंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि संधि में किनका योग होता है। बताइए कि संधि में किनका योग होता है। तो संधि में 2 वर्णों का योग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। बताइए कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, यानी इसका राइट आंसर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि संधि का समान अर्थ क्या है। बताइए कि संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो संधि का जो सामान्य अर्थ है वह मेल है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि अजान शब्द से उपसर्ग क्या है। बताइए कि अजान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अजान शब्द में जो उपसर्ग है वो हमारा क्या है, अ है। याद रखिएगा कि अजान शब्द में जो उपसर्ग है वह अ है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है। बताइए कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के, जो शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है, जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है, जो शब्द में पहले जोड़ा होता है वो क्या होता है, तो उपसर्ग होता है। हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व, जो पूर्व जोड़ा जाता है वो क्या होता है, तो उपसर्ग होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। बताइए कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो सुजान शब्द में उपसर्ग सु है। क्या है, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सु है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। बताइए कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो समझौता को क्या लिख सकते हैं, समझ प्लस औता, है ना। समझ, समझ प्लस औता, समझ प्लस औता से बना है क्या चीज, तो समझौता। तो ये जो समझ है ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा उपसर्ग है,
और ये जो औता है, ये जो औता है यही हमारा क्या है, तो प्रत्यय है। यही हमारा क्या है, तो प्रत्यय है। तो हमारा प्रत्यय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, औता हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, समझौता जो है समझ प्लस औता से मिलकर के बना है, और यहाँ पर जो समझ है वो उपसर्ग है और औता जो है वह प्रत्यय है। तो हमारा बताइए कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो औता, है ना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। बताइए कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो गणेश का पर्यायवाची एक दंत है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है। बताइए कि आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है गगन, है ना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है। बताइए कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची होता है अभिलाषा, है ना। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अभिलाषा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि रात शब्द का पर्यायवाची क्या है। बताइए कि इनमें से रात शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो रात शब्द का पर्यायवाची होता है रजनी, है ना। रात शब्द का पर्यायवाची है रजनी, इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कि आगामी शब्द का विलोम क्या है। आगामी शब्द का विलोम क्या है। आगामी का अर्थ होता है जो आगे होने वाला है, तो इसका जस्ट विलोम क्या हो जाएगा, तो विगत हो जाएगा। जो बीत गया है, जो बीत गया है उसे विगत कहते हैं। तो आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 कि अपना किया पाना, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बता दीजिए आप लोग कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कर्म का फल भोगना, है ना। अपने कर्म का फल भोगना, अपना किया पाना का मतलब होता है कर्म का फल भोगना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 कि फूक फूक कर पैर रखना। बताइए कि फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फूक फूक कर पैर रखना मतलब सोच विचार कर काम करना, है ना। सोच विचार कर काम करना। फूक फूक कर पैर रखना का अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 कि जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए क्या शब्द है, तो आस्तिक, है ना। जिसमें जिसे ईश्वर में विश्वास होता है वह क्या कहलाता है, तो आस्तिक कहलाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। बताइए कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ जो शुद्ध शब्द है वह हमारा ऊंचाई है। यहाँ जो ऊंचाई लिखा हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ऊंचाई जो है यह हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। बताइए कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन है। तो चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, जब कुतर दिया तो फाड़ना क्या होता है, ये गलत है। रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, यानी रूपवती है तो सुंदर नहीं होगा, ये भी गलत है। मकड़ी जाला बुन रही है, हाँ ये करेक्ट है। मछली जो है वह जाला बुन रही है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन डी में देखिएगा तो राम और मोहन घोर मित्र है, घोर मित्र नहीं होता है, यानी ये भी क्या है, तो गलत है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया। कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह हमारा है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। बताइए कि नदी शब्द का बहुवचन क्या है। तो नदी शब्द का जो बहुवचन है वह नदियां है, क्या है, नदियां है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 40 प्रश्न को किए हैं, तो आप लोग हमें बताइए कि यह 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न खुद से सही कर पाए। आप लोग हमें ईमानदारी से बताइए कि यह 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।